हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, विच इज मोशन इन अ प्लेन। अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करी थी, ठीक है। उसमें हमने सारी इक्वेशंस पढ़ी थी। तीन जो न्यूटन्स की मोशन इक्वेशन थी उसके बारे में बात की और उसी से हमने और भी इक्वेशंस डिराइव करी थी, जैसे कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। वहां पे हमने जब बात की थी तो हमने बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन में जब वेक्टर्स की बात करें तो भाई एक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो या तो वो मोशन इधर हो सकता है या वो मोशन इधर हो सकता है। तो अगर एक को आपने पॉजिटिव ले लिया तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज थी स्ट्रेट लाइन मोशन में। लेकिन जब 2D या प्लेन की बात करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ एक लाइन की तरफ ना होके किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है एक प्लेन में। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें वेक्टर्स में आई जे के यूज करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे आपसे है कि आपके सामने ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं, 6 डायग्राम्स हैं, इनमें से जल्दी से बताइए कि कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो मोशन इन अ प्लेन को डिफाइन करते हैं, और दूसरा कौन से ऐसे डायग्राम्स हैं जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D और 2D मोशन, ऐसे कौन कौन से मोशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलो कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कैसा मोशन है, मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। क्या बोले आप? बिल्कुल, दिस इज मोशन इन 1D, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की तरफ चल रहा है इस तरीके से। ये y और x इस प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं और इस प्लेन में ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो ये हुआ मोशन इन 1D। अगर थर्ड इस डायग्राम की बात करूं, थर्ड डायग्राम की, तो यहाँ पे भी हम समझ पा रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो मोशन इन 1D, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ चल रहा है, -y में चल रहा है। हमने इसको -3j भी लिखा हुआ है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी है मोशन इन 1D। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस सेकंड, ये कैसा है? ये तो i और j दोनों में लिखा गया है। इसकी जो वेलोसिटी है वो भाई x में भी आगे बढ़ रहा है ये, और y में भी आगे बढ़ रहा है। तो इसका मोशन कैसा करेंगे? दिस इज अगेन मोशन इन 1D। ये यहाँ पे आपको बात समझनी होगी कि 1D मोशन मतलब जो सिर्फ एक लाइन के अलोंग चले, और ये जो मोशन है ये हमेशा इस लाइन के अलोंग ही हो रहा है। और वो लाइन चाहे कैसी भी हो, वो लाइन चाहे किसी एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो, इंक्लाइंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो एक लाइन में चल रहा है वो 1D मोशन ही कहलाएगा। हम इसके वेलोसिटी बिल्कुल आई और जे में लिखेंगे क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बात है कि इसका मोशन हमेशा एक लाइन में है, इसलिए ये 1D मोशन कहलाएगा। अब आते हैं अगर हम नीचे वाले डायग्राम्स पे, ये वाले सारे डायग्राम्स अपने पास हैं। इसमें अगर देखें तो पार्टिकल का मूव हमेशा एक लाइन के अलोंग नहीं है। अगर ये हुआ स्ट्रेट ऐसा चला जाता, कहते हैं डी हा। अगर कल की बात करें तो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में ना चल के ये अपने पाथ को चेंज कर रहा है अलोंग दिस कर्व। तो अगर ऐसा एक मोशन है तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे 2D मोशन, क्योंकि ये हमेशा एक लाइन के अलोंग नहीं है, ये अपने लाइन को चेंज कर रहा है लगातार। इसकी देखो लाइन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। क्लियर है बात? तो ऐसा मोशन कहलाएगा 2D मोशन। सिमिलरली ये अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहता तो मैं इसे 1D मोशन कहता, लेकिन ये इस तरीके से मुड़ रहा है, एक लाइन पे नहीं है, इसलिए ये भी कहलाएगा 2D मोशन। और सिमिलरली ये भी है एक 2D या एक प्लेनर मोशन। एक प्लेन में जो मोशन हो रहा है वो है ये। ठीक है, अब सोचो 3D मोशन क्या हो जाएगा, भाई जो z एक्सिस में भी काम कर ले। तो मतलब सोचो एक पार्टिकल ऐसा है जो इस प्लेन में तो चल रहा है, पहले ये जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है इसमें तो घूम ही रहा है। अब इनके प्लेन से ऊपर गया और ऊपर उठ के फिर यहाँ कोई मोशन इसने किया और फिर प्लेन पे आ गया और फिर से वापस यहाँ चलने लगा। अब अगर ऐसा मोशन कोई देख जाएगा, ये मोशन कहलाएगा मोशन, क्योंकि इस प्लेन में तो था ही। फ्री टाइम होगा वो 3D मोशन कहलाया। बाकी
मोशन, प्लेन मोशन है, जो फिक्स है वो ये बात को क्लियर के बारे में नहीं है, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो जल्दी से इसके लिए जो हमने लिखा है वो देख लेते हैं। ये हमने बोला था कि जब एक पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व इन अ प्लेन और इन एन आर्बिट्रेरी पाथ जिस 3D, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। अगर एक प्लेन में है तो 2D कहलाएगा, किसी भी आर्बिट्रेरी पाथ पे है तो वो 3D कहलाएगा। ठीक है। कर्विलिनियर मोशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इलिप्टिकल मोशन, और ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलिप्टिकल मोशन को हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन आप नाम से समझ रहे होंगे कि एक पार्टिकल अगर सर्कल के अलोंग चलता है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक पाथ पे होता है, इलिप्टिकल मोशन एक इलिप्टिकल पाथ पे होता है। ठीक है। डिटेल में हम इनके बारे में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम कर्विलिनियर मोशन को कैसे डील करेंगे। कैसे डील करेंगे मतलब, भाई मोशन इन 2D या मोशन इन 3D, 2 एक्सिस और 3 एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई सारी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी जो क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और हमें पता है कि अगर वेक्टर्स के मैं कंपोनेंट लूं या कंपोनेंट्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाऊं, बिल्कुल ये वेक्टर सम से पॉसिबल है। तो यहाँ यही चीज यूज करके हम जो 2D या 3D मोशन है उसको अलग अलग 1D मोशन में तोड़ेंगे और इन 1D मोशंस को जोड़ के पूरा एक मोशन बनाएंगे। क्या बोला मैं? जैसे अगर ये एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है और एक आर्बिट्रेरी पाथ पे ऐसा कोई चल रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये एक्स में भी चला, ये वाई में भी चला और ये जेड में भी चला। अगर ये तीनों एक्सिस के अलोंग इसका मोशन है तो इन तीनों मोशन को ऐड करके वेक्टर सम करके मैं इस कंप्लीट मोशन को बना सकता हूँ। यही बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो जनरली वी थिंक कर्विलिनियर मोशन एज दिस सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब रिजल्टेंट, जो आप अभी तक वेक्टर में पढ़ते आए थे। सुपरपोजिशन मतलब रिजल्टेंट ऑफ रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन के लॉन्ग यानी 1D मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो कोई भी कर्विलिनियर मोशन को हम रिजल्टेंट बनाएंगे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग मोशन का। किससे? वेक्टर एडिशन से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं 3 चीजें: प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव मोशन। क्लियर है बात? तो सबसे पहले अपन 2D में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कि ये क्या क्या इसमें कहना चाहता है। तो हम कहते हैं कि भाई एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस। बिल्कुल सही बात है, इसका मोशन को हमने यही बोला था कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इट मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम। बिल्कुल सही बात है, पोजीशन चेंज हुई तो कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे। और अगर मुझे उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी टाइम पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इट इज एज अ सुपरपोजिशन ऑफ रेस्पेक्टिव वेक्टर कंपोनेंट्स, जो भी हमने बात करी थी। सुपरपोजिशन मतलब रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पेक्टिव वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड। तो ये बात हमने यहाँ बोली है कि अगर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो उस पार्टिकल का पाथ है, तो पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, उस ब्लू लाइन पे चलते चलते यहां तक पहुंचा। ठीक है। ये इसका पाथ हो गया ऐसा। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया जाए तो जो डेल्टा आर वेक्टर आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन वेक्टर, वो डेल्टा आर वेक्टर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है हम देख पा रहे हैं, ये एक्स में भी इसका एक कंपोनेंट आएगा, वाई में भी इसका एक कंपोनेंट आएगा और जेड में भी इसका एक कंपोनेंट आएगा, क्योंकि ये स्पेस में आपको दिख रहा है। तो अगर ऐसा लिखा जाए कि किसी भी टाइम पे अगर इसका पोजीशन जो है वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, भाई वो आर्बिट्रेरी हो सकता है, हम किसी भी टाइम के साथ इन वेरिएबल्स को देख सकते हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर इनका जो पोजीशन है वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो मैं इसको लिखूंगा पोजीशन इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बात हम पहले कर चुके हैं पोजीशन के टाइम पे। अगर मुझे इसका चेंज इन पोजीशन निकालना है तो क्या करना चाहिए?
एक्स में जो चेंज हुआ, वाई में जो चेंज हुआ और जेड में जो चेंज हुआ, वो तीनों कंपोनेंट्स मिला के इसका टोटल चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैं एक्स में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, मैं वाई में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, मैं जेड में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा और इन तीनों का वेक्टर सम करूंगा। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ इनका सम करूंगा। बहुत आसान सी बात है कि आपको पूरे मोशन को तीन अलग अलग डायमेंशन के अलोंग ब्रेक करना है, एक्स वाई और जेड में। बस सीधा सा हिसाब ये है। तो अब आपको अगर एवरेज वेलोसिटी लिखनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो सब में लिख दो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एक्स में एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये वाई में एवरेज वेलोसिटी हो गई और ये जेड में एवरेज वेलोसिटी हो गई। सीधा सा हिसाब। अगर आपको एवरेज ना लिख के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखनी होती तो हम एक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग लिख लेते, वाई में अलग लिख लेते, जेड में अलग लिख लेते। तीनों का वेक्टर सम इज नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ आ रही है आपको? हमेशा हमें एक्स वाई जेड के अलोंग इनको ब्रेक करना है। सीधा सा हिसाब यही है। बाकी तो जो मोशन इन 1D में आपने किया था, ये एक्स के अलोंग वो सारी बातें काम आ जाएंगी, वाई के अलोंग वो सारी बातें काम आएंगी और जेड के अलोंग वो सारी बातें काम आएंगी। जैसे अगर मैं एक्स देखूं तो आपने डेल्टा एक्स से ये एवरेज वेलोसिटी निकाली, इंस्टेंटेनियस निकालना था तो डी एक्स बाई डी टी कर दिया, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कर दिया, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो डीवी बाई डी टी कर दिया। यही वो सारी चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, बस इनको अब तीन कंपोनेंट्स में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ साइड में लिखी है कि we treat position, displacement, velocity and acceleration along any axis as one dimensional motion। चाहे वो x की तरफ हो, y की तरफ हो, z की तरफ हो, वो one dimensional motion कहलाएगा। and add them to get their resultant values। तो x के along, y के along, z के along तीनों को ऐड करेंगे तो नेट इसका जो हमारे पास मोशन है वो मिल जाएगा। तो बस यही बात लिखी गई है कि 2 and 3 dimensional motion is the superposition, मतलब resultant of the dimensional one dimensional motion along x, y and z। 2 या 3 डायमेंशनल जो मोशन होता है वो रिजल्टेंट होता है 1 डायमेंशनल मोशन का अलोंग एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग moves so that its coordinates vary with time as x equal to a sin omega t, ठीक है, y equal to a cos omega t and z equal to bt square। पूछा है आपसे इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल का मतलब आप जानते हैं t इक्वल टू 0 पे आपसे पूछा गया है। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को एक्स, वाई और जेड दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं जो टाइम के साथ वेरी करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बात तो क्लियर है, अभी हम सीख के आए थे। एक्स और वाई जेड की वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए तो क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस बी टी स्क्वायर के कैप। तो यहां से हमें ये एक इक्वेशन मिल गई जो टाइम के साथ वेरी कर रही है और पोजीशन को देती है। क्लियर है बात? आपसे पूछा गया था इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब एट टी इक्वल टू 0, तो आर एट टी इक्वल टू 0, तो जहां भी टी है वहां 0 रख देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आएगा ए साइन 0 ओमेगा टी 0 हो गया प्लस ए कॉस ऑफ 0 प्लस बी के कैप। जहां जहां भी टी दिख रहा है वहां पर ने 0 रख दिया। सॉल्व करते हैं तो साइन 0 इज 0, तो आई कैप वाली टर्म होगी 0, कॉस 0 इज 1, तो ये आएगा ए जे कैप और वो लास्ट वाली टर्म भी होगी 0 के कैप। तो आप लिख सकते हैं पोजीशन जो इसकी टी इक्वल टू 0 पे है वो है ए जे कैप, मतलब टी इक्वल टू 0 पे ये ए जे कैप से शुरू हो रहा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेलोसिटी। तो अगर मुझे पोजीशन पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मैं वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल। कैसे? वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको वेलोसिटी देता है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और के वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बात हमने बोली थी कि भाई एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स में वेलोसिटी मिलेगी, वाई का जो
प्लेसमेंट या पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो y में वेलोसिटी मिलेगी। ऐसे ही तीनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए i वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। याद आया a sin ओमेगा t, a एक कांस्टेंट है, sin ओमेगा t का होता है cos ओमेगा t, और जो t का यहाँ पे कोफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक ओमेगा और मल्टीप्लाई होगा। रिमेंबर चेन रूल से हमने किया था। ये हो गया आपका i कैप प्लस a cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin ओमेगा t और मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा भी आएगा, अगेन j कैप प्लस बी टी स्क्वायर तो हो जाएगा b इंटू टू टी के कैप। ये आपका आ गया वेलोसिटी कंपोनेंट पूरा। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 आपसे पूछी गई है, तो क्या लिखा जाएगा, जहां भी t है वो 0 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसे, साइन 0 इज 0, तो ये वाली पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ साइन 0 बनेगा। ये वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी t इक्वल टू 0 रखा जाएगा। तो बचेगा आपके पास सिर्फ i वाला कंपोनेंट, और वो हो जाएगा a ओमेगा i कैप, क्योंकि दिस cos 0 इज 1। तो बचा आपके पास खाली a ओमेगा, टाइम वेलोसिटी आपको मिल जाएगी टाइम इक्वल टू 0 पे a ओमेगा i कैप। तो इनिशियल पोजीशन थी a j कैप, इनिशियल वेलोसिटी मिली आपको a ओमेगा i कैप। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 0 पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता था, मैं इस वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन को एक बार फिर से थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ ताकि अपने को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। तो वेलोसिटी को लिखा जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t i कैप माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t j कैप प्लस 2bt k कैप। देख पा रहे हैं, अगर t इक्वल टू 0 रखेंगे तो अपना आंसर जो मिलता है वो बिल्कुल सही मिला है। चलिए अब अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, अपने को पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो जो वेलोसिटी वाली आपके पास एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी एक्सप्रेशन ये रहा, ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। आई कैप को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको a और ओमेगा तो है कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि ये t का फैक्टर है। ठीक है, ये टोटल हो गया आई कैप माइनस जे कैप वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो a ओमेगा आपको मिलेगा एज इट इज, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी और साथ में मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जे कैप, और 2bt का अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा 2b k कैप। ठीक है, पूछा आपसे एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे, पहले मैं इस एक्सेलरेशन को सही से लिख लेता हूं। तो आएगा आपके पास माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप प्लस 2b k कैप। ये आपका होगा टोटल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का। पूछा आपसे एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 डालेंगे साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी तो फर्स्ट 0 हो गया। सेकंड आपको j में cos 0 इज 1 तो बचेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर j कैप प्लस 2b k कैप। ये आपका हो गया इनिशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? तो आई गेस आपको सारी बातें यहाँ क्लियर हो चुकी हैं कि सबसे पहले हमने पोजीशन लिखी, पोजीशन को t इक्वल टू 0 पे हमने बता दिया कि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी आएगी, सीधा सीधा उसमें t इक्वल टू 0 रख दिया। वहां से जब वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन कैसे किया, तो आई कैप वाला डिफरेंशिएशन आई कैप वाला कंपोनेंट देगा, ऐसे जे वाला जे कंपोनेंट देगा, और के वाला डिफरेंशिएट होके के कंपोनेंट देगा। तो ये वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स अपने को मिल गए, और वहां से जब अपने t इक्वल टू 0 रखा तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब आपको एक्सेलरेशन जब चाहिए था तो आपने वेलोसिटी वाले जो कंपोनेंट्स थे इनको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो आई को डिफरेंशिएट किया करा तो एक्सेलरेशन का आई कंपोनेंट मिलेगा। वेलोसिटी वाले j को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन का j मिलेगा, और वेलोसिटी में k को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन का k कंपोनेंट मिला। अगेन t इक्वल टू 0 रखा, फाइनल आंसर अपने सामने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। पोजीशन आपको दे रखी है, और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ t स्क्वायर और यहाँ एक कांस्टेंट है, तो पोजीशन जो है वो t के साथ टाइम के साथ वेरी कर रही है, ऐसा बोला गया।
तो बोला टाइम इज सेकंड, कोफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आवर टू बी इन मीटर्स। तो आपको डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया मीटर्स में, पोजीशन दे दी मीटर्स में। पूछा आपसे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ऐसा लिखा होता है ना वीटी, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताइए टाइम के साथ, ऐसे ही एटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन विद टाइम। पूछा आपसे फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। ये भी आपसे पूछा है कि टी इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अपने को पता है कि जब पोजीशन गिवन है 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, पोजीशन आपको ऐसी गिवन है। यहाँ से अपने को जब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो अपने को क्या करना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3t का हो जाएगा 3, 2t स्क्वायर का हो जाएगा 4t और 5k कैप का हो जाएगा 0, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, ये आपके मिल गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक आंसर ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अब वेलोसिटी को। वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन होता है 0, 4t का हो गया 4, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है बात, बहुत आसान सा सवाल था। बी पार्ट में आपसे पूछा गया कि बताइए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 कितनी है। तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने को मिला उसमें 1 डाल देते हैं, तो आपके पास आएगा 3i कैप प्लस 4 इंटू 1 j कैप। t की जगह 1 डाल दिया, कितना आंसर आया 3i कैप प्लस 4 j कैप। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि इसका मैग्नीट्यूड भी बताइए और डायरेक्शन भी बताइए। तो दो तरीके हैं भैया, आप तो कंपोनेंट फॉर्म में बता दो कि अगर ये 3i कैप है तो ये होगा आपका 4j कैप, है ना। i वाला अलोंग x बता दिया, j वाला अलोंग y बता दिया, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो अपने को पता है 3 और 4 मिलके रिजल्टेंट कितना देते हैं, 5 देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5 मीटर पर सेकंड। एक तो आंसर ये आएगा। दूसरा आपसे पूछा गया डायरेक्शन, तो मैं बता सकता हूँ ये थीटा विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस है। तो थीटा कितना लिखूंगा, tan थीटा इक्वल टू 4/3 विच इज थीटा इक्वल टू 53 डिग्रीज। याद हो जाना चाहिए अब तक आपको। तो अपन लिखेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो लिखा जाएगा at an angle 53 degree with x-axis anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज मतलब x एक्सिस से आप इस तरफ चले तो एंगल आपका आया 53 डिग्रीज। थीटा ऐसा है आपका, यहां से ऊपर की तरफ चलते हुए, एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। तो ये आप देंगे इसकी डायरेक्शन। क्लियर है बात, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैं करा देता हूं आपको। पूछा गया आपसे x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल आर गिवन लाइक दिस। ठीक है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है। पूछा आपसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकंड। चलिए जल्दी से कर लो। पोजीशन आपको दे दी 70 प्लस 4t स्क्वायर i कैप प्लस 5t j कैप, है ना, xi कैप प्लस yj कैप। एक्सेलरेशन पूछा है तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करते हैं। 7t का हो गया 7, 4t स्क्वायर हो गया 8t i कैप प्लस 5t का हो गया 5 j कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो 7 का हो गया 0, इधर आया 8t का 8 i कैप प्लस 5 का हो गया 0। तो एक्सेलरेशन जो अपने को मिल रहा है वो एक कांस्टेंट टर्म मिल रही है विच इज 8 i कैप। तो टाइम के साथ जब ये वेरी नहीं कर रहा तो इस समय का यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे हमेशा 8 आई कैप ही रहने वाला है। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन में t का एक टर्म आती कि लेट्स से आता 8t, तो हम t की जगह 5 रखते और अपना आंसर बताते, बट फिलहाल अपना आंसर रहेगा 8। आसान क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, द हाइट y and distance x along a horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by this। अभी प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसे फेंका गया है
वो मोशन में है, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाई जो भी आपको लैंग्वेज दे रखी है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को सीधा ये बता रखा है कि x 60 है, 6t है, और y जो है वो 8t माइनस 5t स्क्वायर है। दोनों आपको डिस्प्लेसमेंट x और y में दे रखे हैं। आपसे वेलोसिटी पूछा है विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मतलब फेंका गया वो पार्टिकल को। तो कब फेंका गया होगा, अपन क्या मानते हैं, इनिशियल टाइम पे। इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे। तो आपसे पूछा गया बेसिकली वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 बताइए, इनिशियल वेलोसिटी इसकी बताइए, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट इसका दे रखा है 6t i कैप प्लस 8t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, 6t का हो जाएगा 6i कैप, 8t का हो जाएगा 8 माइनस 10t j कैप। ये आ गया इसका वेलोसिटी। अब पूछा गया था आपसे कब, टाइम इक्वल टू 0 पे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 अगर देखा जाए तो लिखूंगा मैं 6i कैप प्लस 8 j कैप, क्योंकि ये 10t वाली टर्म हो जाएगी 0। अब यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, यहाँ आपको मैग्नीट्यूड में पूछा है। तो 6 और 8 का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, होता है 10। रिमेंबर कैसे आएगा, रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है बात। इसी में आपसे पूछा गया कि इन द अबव प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये आपकी वेलोसिटी है 6i प्लस 8j। तो 6i ऐसा बन जाएगा क्योंकि x की तरफ बनेगा, ये हो जाएगा 8j ऐसा। पूछा गया आपसे विद एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन कितनी है या इसका एंगल कितना है, आपसे पूछा गया। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है आपकी जो 10 आपने बताई, और ये एंगल थीटा आपसे पूछा गया विद एक्स एक्सिस। तो थीटा आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या लिखा जाएगा, 8/6 which is 4/3। अगेन थीटा इज 53 डिग्रीज। तो 53 डिग्रीज आपका आंसर हो जाएगा, या tan इनवर्स 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा आपसे इन द अबव प्रॉब्लम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। अब एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया तो आप सीधा यहाँ अगर -10 लिख देंगे तो आपको हो सकता है आंसर गलत हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू जो 10 हम लेते हैं वो अर्थ पे लेते हैं, अर्थ सरफेस पे g होता है 10। यहाँ आपको बोला गया कि किसी और प्लेनेट पे इसको प्रोजेक्ट किया है, देखिए ये ऑन अ सर्टेन प्लेनेट है ना। तो यहाँ हम नहीं कह सकते ना कि जी 10 है या नहीं, हमें फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करना बहुत आसान है क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता करना है, वेलोसिटी हमें पता है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास ये रहा, दिस इज वेलोसिटी एक्सप्रेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt को। ठीक है, कैसे करें डिफरेंशिएट, तो 6i कैप का हो जाएगा 0, 8 माइनस 10t, 8 का हो गया 0 माइनस 10t का हो गया 10 j कैप। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलता है -10 j कैप। तो आपका आंसर हो गया ये। लेकिन अगर आप सीधा इसको सॉल्व करते तो हो सकता था ये आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये अर्थ सरफेस नहीं दे रखा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए। A particle moves along positive branch of the curve y equal to x square by 2 with x governed by x equal to t square by 2। आपको दो इक्वेशन यहाँ दे रखी है, एक दे रखी है y equal to x square by 2, दूसरा आपको दे रखा है x equal to t square by 2, where x and y are measured in meters and t in seconds। पूछा आपसे at t equal to 2 second velocity of the particle is। t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे पूरा एक्सप्रेशन पहले टाइम की टर्म में चाहिए ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकूं। अभी तो आपको जो पोजीशन दे रखी है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो एक्स की जगह लिखूंगा टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप, वाई की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाय 2 जे कैप। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो टाइम है लेकिन यहाँ पे टाइम का कंपोनेंट नहीं है, और बिना टाइम के कंपोनेंट के डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए, बहुत आसान सा तरीका है, ये x उठा के यहाँ रख दो, y को भी t की टर्म में बना दो। तो y को मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर
तो x की जगह लिखा जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, है ना, x स्क्वायर बाई 2 है तो इंटू हाफ भी हो जाएगा। यहाँ से आपको y मिलेगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आया y। तो अब अपने पास एक्सप्रेशन अच्छे से बन गया है। क्या लिखा जाएगा, r इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस y की जगह लिखेंगे t पावर 4 बाई 8 जी कैप। अब आप आराम से कर सकते हैं जो आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट कर देंगे जल्दी से dr बाई dt से, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t बाई 2 आई कैप प्लस 4t क्यूब बाई 8 जे कैप। वेलोसिटी आपसे पूछी गई, आएगा टी आई कैप प्लस 1/2 टी क्यूब जे कैप। कब पूछा गया, टी इक्वल टू 2 पे, जल्दी से डाल दीजिए तो 2 आई कैप प्लस हाफ इंटू 2 क्यूब जे कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ट्रेजेक्टरी की। अभी ट्रेजेक्टरी क्या है, तो अभी हमने जब बात करी कि मोशन इन 2D जो है वो एक प्लेन में होता है, और प्लेन में जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, वो कोई कर्विलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन मतलब मोशन ऐसा भी हो सकता है, मोशन ऐसा भी हो सकता है, मोशन ऐसा भी हो सकता है, कोई भी एक रैंडम मोशन वहां पे हो सकता है। अब उस मोशन के लिए अगर मुझे उस पाथ की इक्वेशन लिखनी है तो वो पाथ की इक्वेशन कहलाती है ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन में है ऐसा, तो इसका पाथ क्या है, एक सर्कल है, तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल ने ऐसा पैराबोला ट्रेस किया, एक पैराबोलिक पाथ पे वो चला, तो अगर पैराबोलिक पाथ पे चलता है तो इसके लिए इक्वेशन कैसी आएगी, एक पैराबोला की इक्वेशन आएगी। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वो इक्वेशन है जो पाथ की जो पाथ वो ट्रेस कर रहा है उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इक्वेशन कैसे लिखी जाए, तो अभी तक हमने क्या बोला था कि हमें डिस्प्लेसमेंट जो है या पोजीशन जो है वो टाइम के साथ पता होती है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए सब हमने देखा। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स टाइम के साथ पता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई टाइम के साथ पता है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मिला के टाइम को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, टाइम को एलिमिनेट करके एक पूरी इक्वेशन बनाऊंगा जो सिर्फ वाई और एक्स में होगी। और ये जो इक्वेशन बनेगी जो सिर्फ y और x में है, जिसमें टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं है, उसे कहा जाएगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, कैसे करना है देखें, इक्वेशन आपके सामने जल्दी से आपको दे रखा है कि पोजीशन जो है पार्टिकल की वो है इस तरीके से, एटी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। पूछा है आपसे, बताइए इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगी। तो अपने को पता है कि यहाँ पे x क्या लिखा गया है, एटी के बराबर, और y क्या लिखा गया है, बी टी स्क्वायर के बराबर। ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब मुझे क्या करना है, इन दो इक्वेशन को मिला के टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखूंगा टाइम इक्वल टू एक्स बाई ए, और इस टाइम को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो क्या इक्वेशन मिलेगी, y इक्वल टू बी, टाइम की जगह डालूंगा x बाई ए का स्क्वायर। क्या इक्वेशन मिला, y इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और ये b बाई ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई कांस्टेंट c एक्स स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन होती है ये होती है पैराबोला की इक्वेशन। तो ये जो पाथ बनेगा ये एक पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। और इक्वेशन जो इसका पाथ बनेगा वो एक्चुअली ऐसा एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया कि एक पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। द पार्टिकल फॉलोज, कौन सा पाथ ये फॉलो करता है ये पूछा गया। चलिए देखते हैं। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखते हैं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जिससे मैच करेगी वो अपना आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए अपने को टाइम को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करने के लिए अपन अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कुल मिला के अपने को एलिमिनेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अगर यहाँ से वाई स्क्वायर लिखूं तो लिखूंगा ए स्क्वायर
cos स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अपने को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई कंपोनेंट नहीं है। और ये जो इक्वेशन होती है वो एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ये पाथ कैसा बनेगा, एक सर्कुलर पाथ बनेगा। क्लियर है बात। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टाइम को एलिमिनेट करना हो तो आप इनवर्स पे मत जाइएगा, उससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आप ऐसा कोई तरीका वहां पे देखेंगे। और जनरली जब आपको देखो, यहाँ अपने को समझ में आना चाहिए कि एक्स जो है वो साइन ओमेगा टी में दे रखा है, वाई जो है वो कॉस ओमेगा टी में दे रखा है, दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर बना दूं, कॉस स्क्वायर बना दूं, ऐड कर दूं तो चीजें सॉल्व हो सकती है। ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इन अ प्लेन। हमने जब मोशन इन 1D पढ़ा था तो क्या बोला था, जो तीन इक्वेशंस आपने बनाई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों कब वैलिड थी, सिर्फ और सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था तो हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मेथड पे यूज करते थे। सिमिलरली यहाँ भी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है एक प्लेन में, तो हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और इनको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका है, जो तीनों इक्वेशन थी उनको आप अलग अलग एक्स और वाई में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ इस इक्वेशन को कैसे लिखा गया है, सबका एक्स कंपोनेंट लेके, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी में एक्स का कंपोनेंट है वो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी में एक्स का कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स इनटू टी। सारे एक्स कंपोनेंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए। तो अगर ऐसा है तो सोचो ये हो जाएगा आपका वी एक्स, एक्सेलरेशन का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा ए एक्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को 1D मोशन मान के इक्वेशंस लिख सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, याद रखिएगा कि तीनों इक्वेशंस वही हैं, उन तीनों इक्वेशंस को दो दो बार लिख दिया गया, एक बार एक्स के लिए एक बार वाई के लिए। तो ये हो गया आपकी दोनों फाइनल स्पीड्स, एक एक्स में एक वाई में। ऐसे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो एस एक्स और एस वाई हमने लिख लिया, एक बार यू एक्स और ए एक्स लेके, दूसरी बार यू वाई और ए वाई लेके। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन भी हमने लिख ली, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में, एक बार सारे एक्स कंपोनेंट लेके, दूसरी बार सारे वाई कंपोनेंट लेके। तो बहुत आसान तरीका है, बस इस बार आपको दो डायरेक्शन में इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप एक ही डायरेक्शन में सॉल्व करते थे क्योंकि एक ही लाइन में मोशन होता था। अब आप दो लाइन में मोशन कंसिडर करते हैं, दो एक्सिस पे मोशन कंसिडर करते हैं, इसलिए आपको दो बार इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से इनको इक्वेशन को लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में सीधा सीधा है तो आप इन सब जगह पे वेक्टर्स भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे अगर इनिशियल स्पीड को आपने लिखा है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिला के, ऐसे ही अगर फाइनल वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एक्सेलरेशन ए एक्स और ए वाई, डिस्प्लेसमेंट एस एक्स और एस वाई, तो इन सारे को आप इन तीन इक्वेशंस में वेक्टर फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आपको जो इक्वेशन आपने ऊपर लिखी है वो वापस मिल जाएंगी। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख के बताता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से, v की जगह डाला वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए इंटू टी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टाइम। इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सोचो अगर ये इक्वेशन पूरी एक बन रही है तो जो लेफ्ट साइड में आई के कंपोनेंट्स हैं वही राइट साइड में आई के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं आई के लिए कंपोनेंट अगर लिखता हूँ तो मैं इधर से लिखूंगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और ऐसे अगर जे के लिए इधर कंपोनेंट लिखूंगा तो लिखूंगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और क्या ये वही दो इक्वेशन है जो हमने यहाँ लिखी हुई है ना। तो आप चाहें तो इनको अलग अलग करके लिखिए एक्स और वाई में, और आप चाहें तो इनको एक साथ पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके लिए बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे चल के।
क्वेश्चन आपके सामने ये, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली इन एयर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसकी जो वर्टिकल स्पीड है वो है 0, यू वाई हो गया इसका 0, क्योंकि प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में कोई कंपोनेंट इसका नहीं आने वाला। सच दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन a भी आपको दे दिया, a i कैप कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यू टू एयर फ्लो, ठीक है, एयर की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। टेकिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू अकाउंट, g भी यहाँ पे लेना है, तो जो y में एक्सेलरेशन हो जाएगा -g, पता है हमें ये g हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, हम ऊपर को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इन y हो जाएगा -g। Find its displacement, velocity and acceleration as function of time till it hits the ground। बहुत आसान सा हो गया। अब आपको इसकी इनिशियल चीजें पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम के साथ आपको उसका फंक्शन देना है, तो क्या करना चाहिए, u को मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा u i कैप प्लस 0 j कैप, मतलब यही हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर एक्सेलरेशन लिखा जाए तो लिखा जाएगा a i कैप माइनस g j कैप, ये होगा। आपको बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी बताइए, चलिए, या लेट्स से अपन डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारे एक्सप्रेशन आपको पता है, u की जगह डाल दीजिए यू आई कैप इंटू टी प्लस हाफ ए आई कैप माइनस जी जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अगर i को अलग कर लें, j को अलग कर लें, तो आएगा यू टी प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस g बाई टू टी स्क्वायर जे कैप। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। वही फॉर्मूला यूज किया हमने जो हम अभी तक करते आ रहे थे, बस आई और जे को इस बार अलग अलग लिख लिया। अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है तो उसका भी एक्सप्रेशन अपने को पता है, u प्लस ए टी होता है। u की जगह डाल दो यू आई कैप, a की जगह डाल दो ए आई कैप माइनस जी जे कैप। फाइनल एक्सप्रेशन जो v का बनेगा, i को वाले को साथ में लिख लो, j वालों को साथ में लिख लो, तो आया u प्लस ए टी आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी का। और एक्सेलरेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा यही रहने वाला है। क्लियर है बात? ये आपके हो गए तीनों चीजें। कोई खास बात थी क्या इस क्वेश्चन में? आराम से किया जा सकता है, और आप चाहते तो इनको इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ना लिख के अलग अलग भी लिख सकते थे। जैसे एक्स एक्सिस में अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखनी थी टुवर्ड्स एक्स, या हॉरिजॉन्टल अगर बात करूं, तो इनिशियल स्पीड कितनी है u, एक्सेलरेशन कितना है a, टाइम t। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो v क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही तो सारी चीजें यहाँ मिली हैं। देखो x में आपको क्या मिला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये x हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं y में लिखता अलग से तो मैं क्या लिखता, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसमें, 0, एक्सेलरेशन कितना था -g, टाइम t के साथ अगर v लिखा जाए तो क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी, यू 0 है तो बचा -gt, और देखो यही आपको मिला -gt। ऐसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखूंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो लिखूंगा -हाफ जी टी स्क्वायर, और यही आपको यहाँ मिला है। देखो, तो चाहे आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिखो, x अलग y अलग, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आंसर हमेशा आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है बात? चलिए, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकंड्स, ठीक है भैया, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपको 10 j कैप, मूव्स इन द xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी आपको दे दिया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी गिवन है। एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर्स, x कोऑर्डिनेट 16 मीटर कब हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ये भी पूछा कि जब x 16 है तो उस टाइम y कोऑर्डिनेट कितना होगा, और दूसरा आपसे पूछा गया कि बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी टाइम के साथ, सॉरी एट द टाइम, सॉरी इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी, जब x 16 है उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ये भी पूछा गया। चलिए सॉल्व करते हैं।
तो इसको मैं अलग अलग करता हूं क्योंकि यहाँ x और y अलग अलग आपसे पूछा गया है। इनिशियल स्पीड x में कितनी है? x में इनिशियल स्पीड है 0, क्योंकि इसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ j कैप है, तो ये आपकी हो गई 10 j कैप। एक्सेलरेशन अगर बात करें तो i कंपोनेंट कितना है 8 और j कंपोनेंट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 16 मीटर्स, ये आपको दे रखा है, और उस टाइम पे आपसे ये पूछा गया है कि y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये t टाइम में यहाँ पे पहुंच गया था और ये था t इक्वल टू 0 पे, तो ये t अपने को फाइंड करना है। क्या इक्वेशन यूज करना चाहिए? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जल्दी से यूज करो। तो 16 इक्वल टू ut, u 0 है, बचा हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम मिल गया आपको, कितना मिला? टाइम मिला 2 सेकेंड्स। सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? इधर आएगा 4, टी स्क्वायर इज 4 या t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और इस 2 सेकंड पे आपसे डिस्प्लेसमेंट इन y भी पूछा गया, तो 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट इन y निकाल देते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो एस वाई आपको निकालना है, u है 10 इंटू 2 प्लस हाफ at स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। कितना है आंसर आपके पास? 20 प्लस 2, सॉरी 20 प्लस 4 विच इज 24 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन y आपके पास आ गया 24 मीटर्स, जब डिस्प्लेसमेंट इन x 16 मीटर्स था। क्लियर? ये आपका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, इस टाइम पे स्पीड कितनी है? तो अगर मैं x में स्पीड निकालना चाहूं तो लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम 2 सेकंड्स की बात हो रही है, तो आया 16 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं y में स्पीड निकालना चाहूँ तो लिखूंगा u प्लस ए टी, यू इज 10, a इज 2, टाइम भी है 2, या आपके पास आया 14 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा गया है स्पीड, स्पीड होती है रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना? आई कंपोनेंट प्लस जे कंपोनेंट वाला हिसाब है यहाँ पे। तो कितना आएगा? रूट ओवर 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो कुल मिला के सारी बातें वही है, आपको एक बार x में सॉल्व करना है, एक बार y में सॉल्व करना है, दोनों को मर्ज करना है। कुल मिला के सब वैसा ही चल रहा है जो मोशन इन 1D में पढ़ा और वेक्टर्स में पढ़ा, उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ हम यूज कर ले रहे हैं, सीधा सा हिसाब। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ओरिजिन से दे दिया, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है शुरू में, with a velocity 5 I cap, ठीक है, and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of this, acceleration भी आपको दे दिया यहाँ पे। ये पूछा आपसे what is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meters। वैसा ही सेम क्वेश्चन है जो भी किया था, देख लो एक बार जल्दी से। अगर x और y में अलग अलग लिखा जाए तो इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ कितनी है? 5, क्योंकि 5 आई कैप दे रखा है आपको, और यहाँ इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड में j का कोई कंपोनेंट नहीं है। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है x में 3 और y में 2, क्योंकि 3 आई कैप और 2 j कैप है। पूछा गया आपसे जब ये है 84 मीटर्स तो ये कितना होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी आपने किया था, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई कीजिए, करना वही है, एस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करना है। यहाँ से टाइम निकलेगा आपको, जो टाइम आएगा उसको आप यहाँ यूज करेंगे और इस टाइम से एस वाई फाइंड करेंगे अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। क्लियर है बात? दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, अगेन सेम क्वेश्चन था, यही हमने पिछली बार किया था, यू एक्स इंटू ए टी, और यहाँ आ जाएगा वी वाई इक्वल टू ए वाई टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बार x में लगाना है, एक बार y में लगाना है। क्लियर है बात? चलिए तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में शायद सॉल्व भी है, एग्जांपल 4.5 दे ही रखा है। क्लियर है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब बात करेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके किस टाइप के उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, आप सभी को पढ़ते रहिए।